Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of Physics Class 12th. So, अभी तक के 7 एपिसोड्स में हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर किया है एंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कवर किया है। तो आज के एपिसोड नंबर 8 से हम इस रिवाइंड वर्जन 2.0 के फिजिक्स के चैप्टर 12 फिजिक्स के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। अब इन दो चैप्टर में पहली बात जो है वो एक कॉमन बात थी कि जहां पर चार्ज हमने एट रेस्ट लिया था। चार्ज मोशन में नहीं था, चार्ज एक जगह पर स्टेबल था, चार्ज स्टेशनरी था। अब चार्ज अगर स्टेशनरी है या वो रेस्ट पर है तो वो प्रॉपर्टीज जो शो करता है वो हमने देख ली, वो जो प्रॉपर्टीज शो करता है हमने देख ली। अब चार्ज जो रेस्ट पर था अब वो आ चुका है मोशन में, जो ब्रेस्ट पर चार्ज था वो आ चुका है मोशन में। तो चार्ज के मोशन में आते ही एक नई टर्म हमारे पास आती है, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो चार्ज है वो एक रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेगा, तो वो मूव करेगा कितने टाइम में मूव करेगा? एक स्टेबल टाइम होगा, जैसे टी टाइम में मूव करेगा। टी टाइम में अगर वो मूव करता है एक चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू इतने टाइम में मूव किया तो चार्ज अपॉन में टाइम दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज अपॉन में टाइम दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। सो ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, मूविंग ऑफ चार्ज। whenever charge is moving it can generate the इलेक्ट्रिसिटी। जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है जिसकी वजह से अप्लायंसेस जो है वर्क कर पा रहे हैं, वो मेन थ्योरी है। वहाँ चार्ज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चार्ज क्यू, वो मूव करते हैं और मूव करते हुए इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनल से हाउस होल्ड तक आते हैं और वो चार्ज जो है करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अप्लायंसेस वर्क कर पाते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करें तो दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमारे पास एक रूम टेम्परेचर में एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो उसमें क्यूनेट चार्ज, जो क्यूनेट मूव कर रहा है, क्यूनेट पॉजिटिव में जो मूव कर रहा है वो पॉजिटिव में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो एक अगर डायरेक्शन में दो चार्ज मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्यू एक जगह जाएगा और नेगेटिव क्यू एक जगह जाएगा। क्यूनेट चाहिए तो उन दोनों को माइनस कर देंगे, क्यूनेट पॉजिटिव वाला लेंगे और क्यूनेट नेगेटिव वाला लेंगे। अगर हमने रूम टेम्परेचर 300 कैल्विन ले लिया तो 300 कैल्विन पर क्यूनेट इज इक्वल टू क्यूनेट पॉजिटिव। क्यूनेट पॉजिटिव का जो है उसको हमने नेट कर लिया और उसमें से माइनस कर दिया जो माइनस वाले को हमने एड अप किया था। तो क्यूनेट इज इक्वल टू क्यूनेट अपॉन टी इज इक्वल टू आई। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, दैट आई इज इक्वल टू करंट। अब करंट के यूनिट्स क्या होते हैं? करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। चार्ज के होते हैं कुलाम, तो हमारे पास करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। अगर हमें चाहिए एक इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस एट एन दिस इंस्टेंट व्हेन डेल्टा टी या टाइम इक्वल टू जीरो, मतलब टेंस टू जीरो, नॉट एक्चुअली में जीरो, टाइम को हमने बहुत ही मिनिमम कर दिया कि एक अभी एक एट दिस इंस्टेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर होगी आई इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू जीरो क्यू नेट अपॉन टी। आई के पास जो करंट है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, इसी वजह से हम इसको स्केलर क्वांटिटी मानते हुए भी बट एक वेक्टर क्वांटिटी में रखने वाले हैं क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ करंट। करंट के टाइप्स होंगे, उसको हम कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ग्राफ दैट इज शोन हियर दैट इज इक्वल टू, जो हमारे पास ग्राफ ये बना है उसमें हमारे पास दो टर्म्स है, दो टर्म्स है। इधर की तरफ जाते हुए हमारे पास आई है, इधर की तरफ जाते हुए हमारे पास आई है, और एक्स एक्सिस पर जाते समय हमारे पास, एक्स एक्सिस पर जाते समय हमारे पास टी टाइम है। सो अगर हम देखें
यहाँ पर हमारे पास आई करंट है और इधर की तरफ अगर हम जाते हैं तो टी हमारे पास टाइम होने वाला है, टी हमारे पास टाइम होने वाला अगर हम इधर की तरफ मूव करते हैं। और अगर उधर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास आई करंट है। यही हमारे पास ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर इनको रिप्रेजेंट करा हमने तो आई करंट और टी टाइम के बीच में ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास करंट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू से चल रहा है। टाइम बदलता जा रहा है बट करंट कांस्टेंट है। और इस करंट को, जो कांस्टेंट करंट होता है, जो चेंज नहीं होता इनटू द टाइम वेरिएंस के साथ चेंज नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट करंट। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट, डीसी। अगला ग्राफ हमारे पास जो है दैट इज, अगला ग्राफ जो हमारे पास है वो है हमारे पास वेरिएबल करंट के लिए। अब करंट अगर वेरिएबल होगा तो वो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा और उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। एट एन सिंगल इंस्टेंट वो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो वेरिएबल करंट यहाँ पर वर्क करेगा। और इंस्टेंट करंट को हम पहले से पढ़ चुके हैं कि एट एन सिंगल इंस्टेंट आई इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 एंड इनटू में डी क्यू अपॉन में डी टी। स्मॉल चार्ज और स्मॉल टाइम लेंगे और एट एन इंस्टेंट करंट हमें मिल जाएगा। अगला आता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम देखें तो अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास जो करंट है वो कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी बिल्कुल मैक्सिमम जा रहा है, कभी माइनस में जा रहा है, फिर पॉजिटिव में आता है, फिर नेगेटिव में जाता है। तो ऐसे करते करते करंट की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती है एंड दैट इज इक्वल टू अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हमारी वोल्टेज सेम नहीं होती, इसी वजह से जो करंट है वो फ्लक्चुएट करता जाता है। कभी वोल्टेज ज़्यादा होगी कभी वोल्टेज कम होगी एंड दैट रेफर्स टू ऑल्टरनेटिंग। और ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर जो हाउस होल्ड है उसमें जनरली ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ किया जाता है। बिकॉज अगर हम डायरेक्ट करंट यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट करंट में हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू जो करंट हमारे पास जनरेट होगा वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो जो अप्लाइंसेस हैं, जितने वॉट की वो अप्लाइंसेस हैं, उसको झेल पाए। बट ऑल्टरनेटिंग करंट को हम स्टेप डाउन करते जाते हैं तो वहाँ पर हम एक स्टेबल वैल्यू लेकर आ सकते हैं जिसकी वजह से हम अप्लाइंसेस को यूज़ कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। तो अगर ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने क्लास 10th में भी करा हुआ है। ओम्स लॉ कहता है कि जब फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर अगर अनचेंज हो या चेंज नहीं करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस है एक सर्किट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके करंट के। इन शॉर्ट V is directly proportional to I. In short, V is directly proportional to I. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना चाहें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए, तो V is equal to R I। और R यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। जो करंट फ्लो कर रहा है उसके फ्लो को रेजिस्ट करता है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस है उसके भी एक यूनिट्स हैं और रेजिस्टेंस की यूनिट्स हमारे पास हैं ओम, OHM, और दैट आर डिनोटेड बाय ओम्स। सो ओम्स अगर हम बनाना चाहें तो दैट इज ओम, दैट इज ओम। और रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर और तो और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। सो
अगर हम लेना चाहें दैट आर जो हमारे पास है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर और आर is also directly proportional is inversely proportional to 1 upon area। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें so R is directly proportional to L upon A। और यहाँ पर भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हटाना है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा दैट इज इक्वल टू रॉ रॉ L upon A सो रॉ को हम कहेंगे एक नया नाम देंगे दैट इज रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नेचर मटेरियल का नेचर कैसा है उसके ऊपर रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो लेट्स स्टार्ट बाय ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर एक कंडक्टर के अंदर है तो वो इन शॉर्ट मूव करते रहते हैं, मूव करेंगे। और अगर कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बहुत ही कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन अगर करते हैं तो रैंडम मोशन में वो कहीं भी मूव कर सकते हैं एक के बाद दूसरा ड्यू टू थर्मल एनर्जी। उनके पास जितनी थर्मल एनर्जी होती है उसकी वजह से वो रैंडम मोशन करते हैं। बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड सो द करंट इज जीरो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं करती तो करंट जो है वो जीरो हो जाता है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी यानी कि एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है कंडक्टर को सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन लगेगी। उसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी फोर्स लगाएगी। अब अपनी अगर फोर्स लगाती है तो वो फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू ई। और क्यू अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन दैट स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो फोर्स जो लगेगी फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर करंट होगा तो ड्रिफ्टिंग होगी, अगर नहीं करंट होगा, अगर करंट प्रेजेंस नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस नहीं होगी देन इट विल नॉट प्रोड्यूस करंट। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाते हैं तो देन जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगी और ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर चलते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगे और फोर्स लगने की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और वो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। और ये चार्ज ड्रिफ्टिंग की वजह से जो एक चार्ज एक जगह चल रहे हैं, चार्ज एक डायरेक्शन में चल रहे हैं उसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुआ है। अब जो वेलोसिटी है इनकी वो होगी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सो दैट्स वेरी वेरी फास्ट स्पीड, लाइटनिंग स्पीड से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस होंगे यानी ड्रिफ्ट होंगे। इनकी वेलोसिटी ये होगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है उसको हम कवर कर लेते हैं। रैंडम मोशन हमारे पास होगा, हमने एक पॉइंट पकड़ लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक तो होगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे और कोलाइड करने के बाद वो दूसरी जगह रैंडम मोशन अपना चलाए रखेंगे क्योंकि कोलाइड करेंगे दूसरे पार्टिकल से और दूसरी जगह आ जाएंगे। अब कोलाइड करने के बाद और कोलाइड करने से पहले उन दोनों टर्म्स को हम लेकर चलेंगे और उन दोनों टर्म्स पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि करंट की जो वैल्यू है इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी due to drift velocity that is equal to this. So AB upon T that is equal to T time between two collisions। जो टाइम रिलैक्सेशन टाइम जिस टाइम स्पैन में इलेक्ट्रॉन को कोई भी अदर इलेक्ट्रॉन टक्कर नहीं मार रहा वो टाइम है
टी, तो ए बी अपॉन टी, ए बी लेंथ है, अपॉन टी कर देंगे तो वो टाइम बन जाएगा। वी आई जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जो कोलिजन खाने के एकदम बाद, कोलिजन होने के एकदम बाद जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वी आई है। और जो वी एफ है वो बी के नियर है, जो अगली कोलिजन होने से जस्ट पहले की वेलोसिटी है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स अपॉन क्यू है, और फोर्स है ई इंटू क्यू। अब ई इंटू क्यू है तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो इलेक्ट्रॉन का हम ई यूज कर लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू ई ई, एंड फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सलरेशन। सो ए इज इक्वल टू ई ई अपॉन में एम, ए इज इक्वल टू एक्सलरेशन, ई इंटू ई दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, एंड E is equal to electric field. So if we have electric field and that is equal to acceleration, so using the formula V is equal to U plus AT, U plus AT, और टाइम यहाँ पर रैंडम है, क्योंकि टाइम जितना यहाँ पर लगा वो जरूरी नहीं है कि अगली रिलैक्सेशन भी या अगली जस्ट बिफोर द अगली कोलिजन उतना ही टाइम लगने वाला है। इस कोलिजन के बाद अगली कोलिजन होने में कम ज़्यादा टाइम हो सकता है, तो टाइम का हम एवरेज ले लेंगे। सो वी यू जो हमारे पास इनिशियल है वो है वी वन, प्लस ए हमारे पास आ गया है दैट ई ई अपॉन एम, और टी इज इक्वल टू टाइम, और टाइम का एवरेज ले रहे हैं तो टी एन, जो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री है उसका मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, अपॉन में एन रख देंगे, एंड वी गेट द आंसर। सो अब इसके ऊपर हम देखेंगे, आई थिंक द पेज डिस्प्लेस, यहाँ से हम करेंगे तो वी एवरेज, जो वी एवरेज है वो वी की अब एवरेज, क्योंकि टी की एवरेज है तो वी की भी एवरेज है, वी की एवरेज है तो वी आई की भी एवरेज होगी, प्लस में ई ई अपॉन एम और टी एवरेज, एंड टी एवरेज इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द गिवन मटेरियल फॉर अ गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करने के बीच का टाइम है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट होने वाला है। इसी वजह से हमने एवरेज लिया, और टी एवरेज को हम टाउ के इक्वल रख देंगे, दैट इज टाउ, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम दूसरे तरीके से डिनोट करेंगे, दैट वी डी इज इक्वल टू ई ई अपॉन में एम इंटू में टाउ। और हमने जो पढ़ा हुआ है चार्ज इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई पढ़ा है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहीं से ये आया है इंटीग्रल मल्टीपल। अब जो एक कंडक्टर है हमारे पास, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसके एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल एन, और जो डिस्टेंस है, क्योंकि टी टाइम में करा है तो टी टाइम में जो डिस्टेंस है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू में एरिया, क्योंकि डिस्टेंस इनटू एरिया दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। निकाल ली वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के बाद हम क्या स्मॉल एन को निकालेंगे। स्मॉल एन हमारे पास है चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी बताता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर वॉल्यूम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर वॉल्यूम कितने हैं। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू एन टाइम्स द वॉल्यूम, एन टाइम्स द वॉल्यूम, क्या स्मॉल एन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चार्ज है कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन, और जो स्मॉल एन है चार्ज डेंसिटी उसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल एन आ जाएगा। और अगर कैपिटल एन आ गया तो हम डी क्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पुट कर देंगे कैपिटल एन को। अब जो करंट डी क्यू अपॉन डी टी है, आई करंट डी क्यू अपॉन डी टी है, सो डी क्यू अपॉन डी टी, अगर डी क्यू के नीचे डी टी करते हैं तो एन ई के नीचे भी हम टी करेंगे, क्योंकि करंट के इक्वल रखना है इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट के इक्वल रखना है। सो अगर उसको इक्वल रख दिया तो एन, कैपिटल एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, ई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अपॉन में टी पहले से ही है, पुट करने के बाद एन इंटू वी डी इंटू टी इंटू ए इंटू में इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, अपॉन में था टी, टी से टी हुआ कैंसल, एंड द इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
दैट I इज इक्वल टू NeAVD. NeAVD. N नंबर ऑफ डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, E जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, और VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की. सो अगर इसको हम VD अगर हम लेकर चलें तो और भी टर्म्स में हम इसको डिनोट कर सकते हैं. जो VD की वैल्यू हमने ऊपर निकाली, अगर वो VD की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो I इज इक्वल टू NeA E अपॉन M इंटू टाउ. सो E अगर कॉमन है तो NE स्क्वायर A टाउ E M, जहां पर N फिर से नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, E स्क्वायर फिर से इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, A फिर से क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, वो भी क्योंकि एक मटेरियल का तो कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, एंड M इज द मास ऑफ द चार्ज, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट होता है. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, दैट इज पोटेंशियल अपॉन एल, सो जो मॉडिफाइड फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन में L. V को एक साइड रखें, बाकी सबको एक साइड रखें, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला दैट इज ML अपॉन में NE स्क्वायर A टाउ इंटू में I, और V इज इक्वल टू R इंटू आई में ये ओम्स लॉ का प्रूफ भी बनता है यहाँ से. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ओम्स लॉ की प्रूफ भी सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि ओम्स लॉ भी एक सही लॉ है, प्रूफ यहाँ से मिल जाता है. और इसी वजह से आर की वैल्यू भी मिल जाती है. आर की वैल्यू है ML अपॉन में NE स्क्वायर A टाउ, और आर की जो वैल्यू है वो रॉ L अपॉन A भी है. अगर इन दोनों को भी इक्वल रखें तो रॉ की वैल्यू भी हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू निकलती है. रॉ की जो वैल्यू है अगर हमें निकालनी हो किसी भी मटेरियल के लिए, तो उसका हमें मास पता होना चाहिए, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज तो कांस्टेंट ही होता है, और उसका रिलैक्सेशन टाइम पता होना चाहिए. सो इन टर्म्स ऑफ रॉ भी हम निकाल सकते हैं कि अगर एक हमें मटेरियल दिया हुआ है, उसके दिस डायमेंशन दिस दिया हुआ है, तो हम निकाल पाएंगे कि उसका रेजिस्टिविटी कितना एज वेल एज रेजिस्टेंस भी कितना है. सो दैट्स द होल समराइजेशन ऑफ दिस एपिसोड. काफ़ी टर्म्स एंड डेफिनेशंस को कवर किया हमने इस एपिसोड में. आज के एपिसोड के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में होपफुली हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.